बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने पिछले भी ऑडियो लॉग में बहुत ज्यादा बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ये समझाने की कोशिश की थी कि फ्यूचर आर्मीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा किरदार होगा। आज मैं स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूंगा कि इसके अंदर किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज है जो इस वक्त मौजूद है, और ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर वगैरह क्या है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। एआई बेसिकली बहुत पुरानी है, लेकिन एक्चुअली में इसे 1960s के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था कि ऐसे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होने चाहिए जो खुद को सेल्फ रेगुलेट करे, सेल्फ एग्जीक्यूट करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करना शुरू करे। ऐसे ऑपरेशंस जो खुद को खुद ही देखना शुरू करें, खुद ही एग्जीक्यूट करना शुरू करे, खुद को खुद ही इवॉल्व करना शुरू कर दे। एआई के कॉन्सेप्ट को इस तरह से बनाया गया था। उसकी वजह से सबसे पहले ऐसी मशीनें बनाई गई जो कि खुद ब खुद प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, जो आपकी फैक्ट्रीज के अंदर इंस्टॉल की हुई थी, जो खुद ब खुद चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देती थी जब आप उसको सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। उसके बाद एक स्टेप फर्दर आ गया जिसमें ऐसे फॉर्म वगैरह डिजाइन किए गए जिसमें वो प्रोडक्शन भी खुद करती थी, रॉ मटेरियल भी खुद कलेक्ट करती थी, प्रोड्यूस करके फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देती थी, इंक्लूडिंग फाइनल प्रोडक्ट आपको मार्ट तक जहां पर आपने बेचना होता है वहां तक भी आपको डिलीवर करके दे सकती थी। अल्टीमेटली कुछ ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होने लगे जो इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हुए कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। सो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस वगैरह शुरू हुई। पहले शुरू हुई थी इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज ने बड़ा ही इत्मीनान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उन्होंने लेजर कटिंग टेक्निक्स, जितने भी आपके डिजाइन है, जितनी भी आपकी प्रिंटिंग है टेक्सटाइल की, वहां पर सारी की सारी एआई को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे के सारे एल्गोरिथम एक लिमिटेड एल्गोरिथम थे, मतलब वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे, ज्यादा एडवांस नहीं थे। अल्टीमेटली टेस्ला कारें आना शुरू हो गई। टेस्ला की कारों के अंदर ये एल्गोरिथम आने शुरू हो गए जिन्होंने ड्राइवर को कहा कि आप रिलैक्स करें, हम खुद ही गाड़ी चला लेंगे। सो वो भी एक स्टेप फर्दर चली गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आ चुका था जो कि चेस के हवाले से था, जो कि आईबीएम ने बनाया था, जो कि चेस खेलता था और वो बहुत ज्यादा ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लेता था। लॉजिकल मूव्स जितने भी चेस के होते थे, जो कि 15 स्टेप, 20 स्टेप, 30 स्टेप्स आगे जाके वो कैलकुलेट कर लेता था और किसी भी चेस मास्टर को हराने के लिए काफी हुआ करता था। सो इसी तरह के एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। इसके बाद आपकी एयरफोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। एयरफोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आई कि आपने ऐसे मिसाइल सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिए जो खुद ब खुद अपने एयर टारगेट्स को ढूंढकर उन्हें मारना शुरू कर दे, जो कि रेडार को यूज करते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मार्ट वेपन थे। फिर आपके स्मार्ट वेपन्स आना शुरू हो गए। सो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होती गई। लेकिन ये जो एज है, जितनी भी सारी की सारी मैंने बातें की हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है, ये आप समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेबी है। मतलब एक छोटा सा बच्चा नहीं होता, वो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई है। आगे आगे चलकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है ये हमने सोचना है। एक्चुअली में इसके ऊपर बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई है। जितने भी मास्टर्स है प्रोग्रामिंग के या जितने भी प्रोग्रामर्स है, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में किताबें लिखी है और उन्होंने एक चीज के ऊपर एग्री किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त अगर लिमिटेड है तो वो इस वजह से कि हमारे कंप्यूटर थोड़े से कन्वेंशनल कंप्यूटर है, थोड़े पुराने मॉडल के कंप्यूटर है। पुराने मॉडल के कंप्यूटर इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी कंप्यूटर को खोलें तो उसके अंदर निकलती है माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के अंदर क्या निकलता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में होता है 0 और 1, बाइनरीज होते हैं 0 और 1, यानी वो दो ऑपरेशन कर सकता है, या ऑन या ऑफ। उसके अलावा उसके पास कोई ऑपरेशंस वगैरह नहीं होते। और ट्रांजिस्टर को भी हम कितना ही छोटा क्यों ना कर ले, लेकिन उसको एक हद से ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा छोटे नहीं कर सकते। और ट्रांजिस्टर लाइट की स्पीड से ऑपरेट करता है। अगर हम कितनी भी कैलकुलेशंस ट्रांजिस्टर को थ्रो करें, यानी ट्रांजिस्टर के अरेंजमेंट्स होते हैं बिट्स के थ्रू, 8 ट्रांजिस्टर एक रो में लगे होते हैं, मतलब 8 लॉजिकल ऑपरेशंस ये बिट्स कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे ट्रांजिस्टर के ऊपर लोड चला जाएगा। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8 ट्रांजिस्टर एक बिट की शेप में लगे होते हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशंस का लोड आता है। लेकिन इनके अंदर एक खामी है कि हम कितने भी बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स बना ले, लेकिन उनके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे होंगे लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड जितनी होगी उतने उनके अंदर ऑपरेशन होंगे। और एक हद तक पहुंचने के बाद आप कितना भी बड़ा प्रोसेसर बना ले, लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटी लाइट की स्पीड से मैच करेगी और वो लाइट की स्पीड को सरपास नहीं कर लेगा। सो ये वो लिमिटेशन थी जो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के अंदर थी। लेकिन इसकी जगह पर आ गए हैं अब क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर मसला यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आपके इलेक्ट्रॉन के लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर से भी 1000 गुना, लाख गुना छोटा है। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के, तो इसके अंदर हमें
हमें 3 लॉजिकल ऑपरेशंस मिलते हैं। कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के अंदर हमें 2 लॉजिकल ऑपरेशंस मिलते थे, जीरोस एंड 1 यानी ऑन एंड ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हमें 3 लॉजिकल ऑपरेशंस मिलते हैं, 0 1 ऑन ऑफ। मतलब एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिसे हम सुपरपोजिशन ऑप्शन कहते हैं, जिसमें ऑन ऑफ दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके सामने अब ऐसे सीरीज आ चुकी होगी जो 3 ऑपरेशंस कर रही होगी, उसके अलावा जो बाइनरीज में नहीं होगी, जो 3 ऑपरेशंस कर रही होगी। मतलब प्रोग्रामर के पास एक ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो गया और माइक्रो प्रोसेसर से भी छोटी चीजें कैलकुलेशंस कर रही होंगी। सो ये एनर्जी एफिशिएंट हो गया। और तीसरी चीज जो इसमें सबसे ज्यादा खास बात है, ये लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज काम करता है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लाइट की स्पीड से कैसे तेज काम कर सकता है, तो आप लोगों को थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्वांटम फिजिक्स में एक चीज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम पेयर करते हैं तो वहां पर यह होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में रोटेट कर रहा होता है तो दूसरा खुद ब खुद, चाहे उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर क्यों ना हो, चाहे वो गैलेक्सी के दूसरे छोर पर क्यों ना हो, वो खुद ब खुद साउथ में रोटेट कर लेगा। अगर हम उस वाले को साउथ में रोटेट करेंगे तो ये खुद ब खुद नॉर्थ में रोटेट करना शुरू कर देगा, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दे। इससे ये होता है कि ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और ये लाइट की स्पीड से बहुत तेजी से ज्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होगी। ये वो चीज होगी जब हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज करेंगे तो ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले लिमिटेड थी अपनी कैलकुलेशन के अंदर, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगी। और बहुत ज्यादा इवॉल्व होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को खुद ही समझाना शुरू करेगी, खुद को खुद ही पढ़ाना शुरू करेगी। ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा फेज, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को खुद समझाना शुरू कर देगी और खुद को खुद पढ़ाना शुरू कर देगी और अपने अंदर चेंजेस भी खुद करना शुरू कर देगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा फेज होगा। उसके बाद आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा फेज, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो जाएगी। मतलब इंसानी इंटेलिजेंस और एआई की इंटेलिजेंस बराबर हो जाएगी। उनके अंदर भी परसेप्शन आ जाएगा, उनके अंदर भी समझ बूझ आ जाएगी और वो ये चीजें समझना शुरू कर देंगी कि इवॉल्व कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। इसके बाद इसका आता है फोर्थ फेज, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से ज्यादा एडवांस हो जाएगी और इंसान उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर सकेगा जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी, और इंसान से ज्यादा एडवांस होने की वजह से वो इंसान को अपने से कमतर समझना शुरू करेगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उसे 20 साल लगते हैं बड़ा होने में। उसे हमने स्किल सिखाने होते हैं, ड्राइविंग सिखानी होती है, स्विमिंग सिखानी होती है, उसे हमने पढ़ाना होता है। 22 से 25 साल लगते हैं सिर्फ उस बच्चे को बड़ा करने में, उसके अंदर सेंस डालने में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये मसला नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के साथ मसला ये है कि अगर वो एक चीज समझ लेती है तो उसके जितने भी यूनिट्स हो गए पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे उसी वक्त वो सारी की सारी चीजें समझ जाते हैं। सो उसको अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके पास टाइम कुशन बहुत ज्यादा है, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मतलब एक चीज अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ने सीख ली तो वो खुद ब खुद दूसरों को ट्रांसफर कर देगा। ये हो गई इनकी कनेक्टिविटी। इसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इवॉल्व हो चुकी होगी, इतनी इवॉल्व हो चुकी होगी कि ह्यूमन इंटेलेक्ट उसके सामने जीरो हो चुका होगा। मतलब हमारी एबिलिटी जो यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की या हमारी फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के हवाले से वो बिल्कुल जीरो होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100%, 1 बिलियन टाइम्स, 1 ट्रिलियन टाइम्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा आगे चला गया होगा। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकता है। वो ह्यूमन फ्रेंडली भी हो सकता है, वो ह्यूमन एनिमी भी हो सकता है। सो आप बुनियादी तौर के ऊपर देखिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा खामियां हैं। हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, हमारे अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। जनरल बाजवा मिसाल है आपके सामने। इसके अलावा हमारे अंदर और भी ज्यादा फिजिकल नीड्स होती है। हमें सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, हमें रेस्ट भी चाहिए होता है। सो ये वो हमारी कंसिडरेशन है जो हमें रोकती है, और हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। हमें बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार पढ़नी पड़ती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये मसला नहीं होगा। जब वो अपने थर्ड फेज में पहुंच जाएगा कि वो सारी की सारी नॉलेज खुद ब खुद अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, तो विद इन 10 to 20 ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी नॉलेज क्रिएट कर चुका होगा, इतनी नॉलेज जमा कर चुका होगा जो हमारी इंटेलिजेंस से 1000 गुना ज्यादा आगे होगा। ये वो चीज है जो हमारे फायदे में भी जा सकती है, हमारे नुकसान में भी जा सकती है। जो साइंटिस्ट की एक्चुअल डिबेट है ना, वो इसी बात के ऊपर है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करना शुरू कर देगी तब क्या करना होगा हमें। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करेगी, इस तरह की साइंटिफिक इनोवेशन इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगी हमारी सोसाइटी के अंदर। वो हमारी फ्रेंडली भी हो सकती है, वो हमारी एनिमी भी हो सकती है। सो ये वो चीजें हैं जो हमने सोचनी है। रही बात इस वक्त तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वजह यह है कि वो खुद को सेल्फ इवॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ऐसे प्रोग्राम जरूर बनाए जा रहे हैं जो खुद को सेल्फ इवॉल्व करना
शुरू करें, जो कि आपके ड्रोन स्वाम में यानी आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करेंगे। अब आप सोचिए कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आप मिलिट्री के साथ मर्ज करते हैं। पहले ये इंडस्ट्री के अंदर बैठी हुई थी, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बैठी हुई थी, आपके कंप्यूटर्स के अंदर बैठी हुई थी, प्रोग्राम्स के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट आ चुका है कि मिलिट्री के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनटेक करना शुरू कर दें। इससे यह होगा कि मिलिट्री का जितना भी खर्चा वगैरह है वो सारा का सारा बचेगा। लेकिन जिस चीज से ज्यादा खतरा है वो ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस से ज्यादा इवॉल्व हो चुकी होगी और वो मिलिट्री हार्डवेयर के साथ मर्ज की हुई होगी, तो टर्मिनेटर वाला सीन तो नहीं हो जाएगा इंसान के साथ। ये वो पॉसिबिलिटीज है जिनसे इंसान को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये आपकी दुनिया को इतना चेंज कर देगा कि मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास कोई जॉब्स करने के लिए नहीं होंगी। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑटोमेटिक होगी, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑटोमेटिक होगी, फिर इंसानों के पास एक यूनिवर्सल इनकम होगी। मतलब तमाम तर इंसानों के पास $5000 मिलते रहेंगे उसको हर महीने के ऊपर, चाहे वो उसे अयाशिया करे, खाता पीता रहे। इंसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चला गया होगा, जो कि हमारे गरीब तर लोग हैं उनका भी ऊपर चला गया होगा, क्योंकि हमारे पास एक और स्लेव कम्युनिटी आ चुकी होगी। उन स्लेव्स का नाम होगा रोबोट्स। आप सबको पता है कि रोमन्स काफी लग्जरी एंजॉय करते थे। वजह यह थी कि उनके पास बहुत ज्यादा स्लेव्स हुआ करते थे, उनकी इंपायर के छोटे मोटे काम वो स्लेव्स किया करते थे। हमारे पास भी आने वाले टाइम में ऐसे रोबोट्स हो जाएंगे जो हमारे स्लेव होंगे और फिर वो हमारे सारे काम करेंगे और हम सिर्फ अयाशिया करते फिरेंगे। अब ये वो टाइम है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस करना चाहिए। रही बात मिलिट्री हार्डवेयर की, तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये है थोड़ी सी ओवरऑल पिक्चर जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आपके सामने खींची है। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर जितना काम किया जाए उतना कम है और हमें करना भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम डर कर बैठ जाए टर्मिनेटर बन जाएंगे इसीलिए हमें इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। ये जो मुस्तकबिल से डर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इनोवेशन को मार देता है। सो हमें ओपनली इन तमाम तर चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।